हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग तीन चैप्टर रिवाइज करेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रिवाइज किया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय करेंगे, रिवीजन क्लास एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले प्लानिंग चैप्टर की बात करते हैं। प्लानिंग का मतलब होता क्या है, प्लानिंग बेसिकली है क्या। तो प्लानिंग है, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे के बारे में सोचते हैं। तो प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शंस डिसाइड करते हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं, अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को देखते हैं और एक बेस्ट एक्शन को चूज कर लेते हैं। यानी प्लानिंग की डेफिनेशन आप प्लानिंग के प्रोसेस को याद करके भी लिख सकते हो खुद ही। तो अब प्लानिंग चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसकी प्रोसेस और साथ साथ इसकी लिमिटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, फटाफट ध्यान देना। सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हमें आगे करना क्या है उसको डिसाइड किया जाता है। उसके बाद कैसे करना है उसके लिए प्रमाइसिस डेवलप की जाती है। किस तरीके से करेंगे, क्या बेस होगा, वो प्रमाइसिस डेवलप किया जाता है। इसके बाद अलग अलग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, ढूंढा जाता है। उस हर एक को इवेल्युएट किया जाता है और उसमें से बेस्ट एक्शन को, बेस्ट स्टडी करने के बाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं और लास्ट में प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब इस प्लानिंग प्रोसेस को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ध्यान ध्यान से देखना। मान लीजिए हम फेयरवेल पार्टी कंडक्ट करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा गोल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेयरवेल पार्टी कलेक्ट करनी है तो बच्चों से और टीचर से, या मान लीजिए प्राइवेट पार्टी है बच्चों की, फेयरवेल पार्टी इन्होंने ऑर्गेनाइज करी है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले बच्चों से क्या करा, कलेक्शन लिया, थोड़ा थोड़ा पैसे मांगा, पैसा तो चाहिए ना। तो हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया, फेयरवेल पार्टी करनी है। अब डेवलपिंग प्रोमाइसेस कैसे करनी है, पैसा तो है नहीं। तो हमने क्या करा, बच्चों से पैसे कलेक्ट करे। अब हो गया, पैसे कलेक्ट हो गए, प्रोमाइसेस डेवलप हो गई, चलो अब पार्टी तो हो सकती है। अब हम वेन्यू ढूंढेंगे, कहाँ करी जाए पार्टी, क्योंकि बच्चों ने खुद करनी है। तो अलग अलग वेन्यू ढूंढा जाएगा, उस वेन्यू को हर एक को इवेल्युएट किया जाएगा, फाइंड करने के बाद इवेल्युएट किया जाएगा किसका किसका खाना अच्छा है, किसकी लाइटिंग अच्छी है, कौन अच्छी क्वालिटी का साउंड प्रोवाइड करवाएगा हमें, डांस डांस के लिए कौन कितना स्पेस दे रहा है। तो इवेल्युएट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे बेस्ट को और पार्टी कंडक्ट कर देंगे। तो अब आप देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हमने, फेयरवेल पार्टी करनी है, कलेक्शन की, प्रमाइसेस डेवलप किया, उसके बाद वेन्यू फाइंड किया, अलग अलग वेन्यू ढूंढे, उसमें से हर एक को इवेल्युएट किया कौन सा सही रहेगा। उसके बाद एक वेन्यू सिलेक्ट कर लिया, अच्छा यहाँ पे जगह भी अच्छी है, लाइटिंग भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है, ओके इसको सिलेक्ट करो, हमने कर लिया। उसके बाद पार्टी कंडक्ट कर दी। अब पार्टी कंडक्ट करने के बाद सबसे लास्ट हर एक का क्या लिया, फीडबैक लिया। तो ऐसे ही प्रोसेस है, ध्यान देना प्लानिंग की प्रोसेस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, अच्छा फेयरवेल पार्टी करनी है, ओके डिसाइड हो गया। डेवलपिंग प्रोमाइसेस कैसे करनी है, क्या होगा, क्या वेन्यू होगा, किस तरीके से करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो एक भूमिका क्रिएट करना, एक बेस बनाना, दैट इज डेवलपिंग प्रोमाइसेस। उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे अचीव होगा हमारा टारगेट, टू अचीव टारगेट। ठीक है, टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स। हमने अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई किया, हर एक को इवेल्युएट किया, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स ढूंढे उनके। उसके बाद बेस्ट को एनालाइज करने के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया और लास्ट में प्लान को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप मतलब चेक करते रहना कि हमारा प्लान सही से अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, टू इंश्योर दी ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव और नॉट। ठीक है, तो इसको फॉलो अप एक्शन बोलते हैं। तो ये प्लानिंग प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में ऐसा क्या खास है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। तो प्लानिंग में ऐसा क्या खास है। ठीक है, तो सबसे पहला प्लानिंग में खास ये है, प्लानिंग गोल अचीव करने पे फोकस रहता है। प्लानिंग का मेन फोकस क्या है, ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे गोल्स अचीव हो सके। ठीक है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, हम हमेशा किसके बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में, लुकिंग अहेड, हम आगे सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग के अंदर डिसीजंस लेते हैं हम। किस तरीके से डिसीजन, अब आप देखो यहाँ पे हमने अलग अलग वेन्यूज,
अलग अलग वेन्यूज इवेल्युएट करे, अलग अलग वेन्यूज इवेल्युएट करने के बाद बेस्ट वाला वेन्यू सिलेक्ट कर लिया। तो हमने क्या किया, हमने डिसीजन लिया। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अच्छा, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। जब आप इतने सारे एनालिसिस करोगे, प्रोस कॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे, तो आपके दिमाग की एक्सरसाइज तो होगी होगी। तो प्लानिंग गोल पे फोकस रहता है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग में डिसीजंस लेने पड़ते हैं हमें। प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ एक टाइम टेबल बनाओ अपने एग्जाम के लिए अपने चैप्टर वाइज, तो कितना सोचना पड़ेगा, कितना टाइम हमें लगेगा टाइम टेबल बनाने में। और प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे 5 फंक्शन है। इसमें सबसे पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग इज परवेसिव, हर जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में प्लानिंग यूज होता है। तो ऑल परवेसिव। और प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हम प्लानिंग हमेशा करते ही रहते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज की प्लानिंग चलती रहती है। एक खत्म होगा, अचीव गोल, और गोल अचीव होगा, देन नेक्स्ट, इस तरीके से चलता रहता है। तो प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस के ऊपर। अब प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। क्यों करते हैं प्लानिंग, क्या मिलेगा हमें प्लानिंग करके। पहले हमने प्लानिंग के स्टेप्स देखे, प्लानिंग करते कैसे हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग में क्या खास है। अब प्लानिंग करें क्यों, क्या मिलेगा हमें प्लानिंग करके। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन मिलेगी, हमें आगे करना क्या है, व्हाट शुड बी टेकन, किस तरीके से करेंगे। तो जो भी हमें करना है उसको हम क्या करते हैं, एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं। प्लानिंग रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हम पहले से ही हर एक चीज को प्लान करके रखेंगे तो क्या होगा इससे, अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ बुरा होना है तो हम उसको पहले ही क्या कर लेंगे, कॉप अप कर लेंगे, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर देंगे। तो प्लानिंग बाय एंटिसिपेटिंग चेंजेस एंड डेवलपिंग मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम। तो हम करते क्या है, प्लानिंग जो है रिस्क को रिड्यूस कर देता है, फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोचते हैं और अपने डिसीजन उस हिसाब से डेवलप कर लेते हैं। तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जो जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोविड से पहले ही ऑनलाइन में चला गया था, तो उनका कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। ठीक है, तो प्लानिंग अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को भी रिड्यूस करता है। ओवरलैपिंग मतलब एक ही चीज बार बार करना, और वेस्टफुल एक्टिविटीज, तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम, मतलब एक ही काम अलग अलग लोग कर रहे होते हैं, तो रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है, उसको रिड्यूस करता है। अगर हम ढंग से प्लानिंग करेंगे तो रिपीटेटिव वर्क रिड्यूस हो जाएगा और वेस्टफुल जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं होंगे। अच्छा, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग करते टाइम हमें बहुत सोचना पड़ता है, मेंटल एक्सरसाइज होती है, तो नए नए आइडियाज आते हैं। अच्छा, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, हम पढ़ ही चुके हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ठीक है, प्लानिंग डिसीजंस लेने को इजी बनाता है, फैसिलिटेट करता है। अगर हमने अच्छी प्लानिंग करी है तो डिसीजन बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और प्लानिंग एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रोलिंग में भी पढ़ेंगे प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशन है। तो अब जरा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन देता है प्लानिंग, कैसे हमें आगे चलना है। प्लानिंग, अगर हमने अच्छे से प्लान किया है तो जो फ्यूचर में अनसर्टिनिटी होगी या कोई भी रिस्क होगा उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। प्लानिंग से रिड्यूस कर सकते हैं अगर अच्छी प्लानिंग करेंगे तो। और जैसे आर्मी में होता है, टेररिस्ट अटैक को रोकते हैं तो प्लानिंग करते हैं ना, तो अच्छी प्लानिंग होगी तो कोई भी कैजुअलिटी नहीं होती और टेररिस्ट अटैक को रोक देते हैं। अब प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, जो बार बार एक ही चीज हो रही होती है, अगर हम अच्छी प्लानिंग करेंगे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा जिससे ओवरलैपिंग रुक जाएगी। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, प्लानिंग में हम सोचते हैं प्लान बनाते टाइम, इससे क्या है, नए नए आइडियाज आते हैं, माइंड यूज करते हैं। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के अंदर हम अलग अलग एक्शंस को इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं ना, दैट मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमारे डिसीजंस को इजी बनाता है, अगर अच्छी प्लानिंग है तो आप डिसीजन आराम से ले पाओगे। ठीक है, और प्लानिंग स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, हम प्लानिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सामान बनाना है तो उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, हम पहले ही प्लान कर लेते हैं। तो प्लानिंग फैसिलिटेट करता है, स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में कुछ बुरा भी है। अब क्या बुरा है, अब ये जरा ध्यान देना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केस स्टडी आ जाती है यहाँ से। तो सबसे पहले जी, प्लानिंग के अंदर एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है, लीड्स टू रिजिडिटी। अगर आपने एक बार प्लान बना लिया तो आप रिजिड हो गए, आप बार बार उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हम इसको अंदर बार बार कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते। और प्लानिंग में नॉट वर्किंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लीजिए बिजनेस इन्वायरमेंट में कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चेंज आ रहा है तो प्लानिंग फेल हो जाएगी। हमें बार बार प्लान को अपडेट करना पड़ेगा जो बहुत कॉस्टली टास्क होता है। ठीक है, तो प्लानिंग
रिजिड होता है। प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में, जो कंटिन्यूस बेसिस पे इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, वहां पे काम नहीं करता। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी एज मिडिल मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर ली, अब मिडिल मैनेजमेंट, 3 लेवल पड़े थे ना, टॉप मिडिल लोअर। तो टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, उन्होंने प्लानिंग कर ली, अब होगा क्या, वो प्लान आगे मिडिल एंड लोअर लेवल के पास ऑन होगा। तब होगा क्या, वो अपने आइडियाज नहीं दे पाएंगे, वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा पाएंगे, उनको जो बोला गया उनको वो फुलफिल करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। दैट मीन्स प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। ठीक है, तो मिडिल लेवल लोअर लेवल की क्रिएटिविटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है इससे। और ह्यूज कॉस्ट, अब ऐसा तो है नहीं कि एक जना प्लान कर ले, इसके अंदर बहुत सारी स्टडी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं एनालिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक्चुरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, सीएज इन्वॉल्व होते हैं, तो ह्यूज कॉस्ट है, हर एक पर्सन चार्ज करता है। तो प्लानिंग में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए बार बार चेंज नहीं हो पाता, ये इसलिए बोला गया रिजिड है और डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता। और नेक्स्ट चीज, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। अब इतने सारे लोग अगर जुड़ेंगे, प्लानिंग होगी तो टाइम तो लगेगा ना। और लास्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस। अब आपने प्लानिंग कर ली, सब कुछ स्टडी कर ली, एनालिसिस कर लिया, अब जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल जाए, जरूरी नहीं है आपका प्लान 100% सक्सेसफुल हो, फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत की पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। लीड्स टू रिजिडिटी, में नॉट वर्किंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, रिड्यूस क्रिएटिविटी, ह्यूज कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड डजंट गारंटी सक्सेस। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्लान। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, तो अब जरा ध्यान देना। टाइप्स ऑफ प्लान, दो टाइप के प्लान होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। अब जरा ध्यान से देखो, सिंगल यूज प्लान क्या है, नाम से ही क्लियर है, सिंगल यूज, ऐसा प्लान जो एक बार ही बनता है और उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हम यूज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। जैसे बजट और प्रोग्राम, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बजट बनाती है ना, तो हर साल नया बजट बनता है। ऐसे ही एजुकेशनल प्रोग्राम, मान लीजिए आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, 5 ईयर प्रोग्राम जो होते हैं, पंचवर्षीय योजना जो होती है, हर 5 साल में न्यू बनती है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम्स एंड बजट्स, ये सिंगल यूज प्लान है, एक बार हुआ खत्म। नेक्स्ट, स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं, ऐसे प्लान जो एक बार बन गए और काफी लंबे टाइम तक वो चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम उसको कंटिन्यू करते रहते हैं, तो ऐसे प्लान को बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल, कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के प्रोसीजर्स, कंपनी के मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में देखो सर, सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है, हमें क्या अचीव करना है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या अचीव करने वाली है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट की सेल इस बार 20% हाइक करनी है, इस क्वार्टर में सेल 20% हाइक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। लेट सपोज आईफोन ने एप्पल ने बोला कि भाई आईफोन की दिल्ली में सेल 10% बढ़नी चाहिए इस क्वार्टर में या इस ईयर में। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी हर एक कंपनी की अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है, आपकी भी स्टडी की स्ट्रेटेजी अलग होगी, आपने भी स्टडी की स्ट्रेटेजी बनाई होगी। तो स्ट्रेटेजी है क्या, ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या करेगा, वो कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन, फ्यूचर में कौन से डिसीजन लेगा, क्या करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बना रहे हो तो क्या करेगी, वो क्या डायरेक्शन होगी उसकी। जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हर एक कंपनी की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, प्राइसिंग पॉलिसी होती है, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी होती है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा होगा, वीवो और ओप्पो, ये बहुत एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करते थे और हर जगह इनकी होर्डिंग लगी रहती थी मार्केट्स में, तो वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। मार्केटिंग चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे मार्केटिंग फिलोसफीज। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी मतलब कंपनी लॉन्ग रन में क्या करेगी, कंपनी की क्या पॉलिसी है लॉन्ग रन के लिए। अच्छा, अब देखो स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया जाता है और डिफरेंट रिसोर्सेज क्या करते हैं, अलोकेट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मान लीजिए ओप्पो और वीवो ने डिसाइड किया कि हम एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करेंगे, हर जगह अपनी होर्डिंग लगा देंगे ग्रीन कलर की, ओप्पो वीवो ओप्पो वीवो। ठीक है, तो उन्होंने अडॉप्ट करा और उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज अलोकेट किए होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी थी। नेक्स्ट है रूल्स। रूल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, आप सबको पता है, बहुत सिंपल है, क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है।
ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आपके स्कूल में भी हैं, विदाउट ड्रेस चले जाओगे या लेट चले जाओगे तो फाइन या पेनल्टी होगी। ठीक है। तो व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और पेनल्टी होती है अगर आप इसको वायलेट कर दोगे तो। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं ये। और कंपनी के रूल्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ऐसे नहीं है बार बार चेंज हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशन में टाइमिंग क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बिहेवियर होगा, तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन पहले ही डिफाइन हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं, उसको हम इजीली चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है मेथड। अब मेथड मतलब तरीका, किस तरीके से प्रोडक्शन होगी, किस तरीके से ट्रेनिंग होगी। तो बेसिक मेथड्स, वे और मैनर परफॉर्म टास्क, किस तरीके से हम काम को कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके, मनी भी बच सके, एफर्ट्स भी बच सकें। ठीक है, तो मेथड तो बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट है पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आप लोगों ने देखी, हर एक गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी होती है। पॉलिसी का मतलब क्या है, जनरल गाइडलाइन, जनरल थिंकिंग, जिसके ऊपर कंपनी या अगर गवर्नमेंट का एग्जांपल ले, गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ने अपनी पॉलिसी बनाई कि हम 7 डेज रिटर्न देंगे, अमेजोन में होती है ना 7 या 14 डे रिटर्न पॉलिसी है। दैट मीन्स अमेजोन ने एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई हुई है कि वो अपना प्रोडक्ट अगर बेचेगी तो 14 डेज के अंदर या 7 डेज के अंदर वो प्रोडक्ट रिटर्न ले लेगी अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या कुछ इस तरीके से। ऐसे ही कैशबैक पॉलिसी होती है, जनरल गाइडलाइन बनाई हुई है कि अगर आप ये प्रोडक्ट लोगे आपको 10% कैशबैक मिलेगा। ऐसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को मान लीजिए 30 ईयर्स से ऊपर ही हम जिनकी एज है हम उनको ही रिक्रूट करते हैं। तो ऐसे कोई भी कंपनी अपनी जनरल पॉलिसी बना सकती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब स्टेप्स, कोई भी काम करना है क्या प्रोसीजर होगा किसी काम को करने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सीयूईटी के फॉर्म भरोगे आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर बोर्ड एग्जाम, तो क्या प्रोसीजर है, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप भरा जाएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिस तरीके से काम होगा, तो दैट इज प्रोसीजर। नेक्स्ट है बजट। बजट बनाना, बजट तो आप लोगों को पता ही है, इंडियन गवर्नमेंट का भी हर साल फरवरी में बजट आता है। जैसे सेल्स बजट, कैश बजट, बजट रेलवे का बजट। तो बजट और कुछ नहीं होता, बजट क्या है, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बेसिक स्टेटमेंट है बजट, और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, लास्ट है प्रोग्राम। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आया था पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है, इंद्रधनुष प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट का भी आता है। तो है क्या ये प्रोग्राम्स का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। कैसे उस प्रोजेक्ट को, कैसे उस टास्क को हम अचीव करेंगे, आउटलाइन पॉलिसीज, क्या प्रोसीजर होंगे, क्या रूल्स होंगे, उसको बोला जाता है प्रोग्राम। जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम था, तो हमें इंडिया को पोलियो फ्री बनाना है, तो उसके अंदर क्या क्या इन चीजें आएंगी, कितना बजट आएगा, क्या पॉलिसी होगी, क्या प्रोसीजर होंगे, क्या रूल्स होंगे, तो ये सब कुछ एक प्रोग्राम के अंदर लिखा होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल बनाना है या कोई न्यू डिपार्टमेंट बनाना है, तो किस तरीके से बनेगा, क्या क्या प्रोसीजर होंगे, क्या क्या पॉलिसीज होंगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इससे क्या मिलेगा हमें, कितना बजट लगेगा इसमें। तो ये प्रोग्राम होते हैं डिटेल्ड। ठीक है, डिटेल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, आपकी पॉइंट ध्यान रख सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट हो गए। अब इसी के साथ हमारा ये प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के ऊपर। अब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हम कुछ पॉइंट पहले अलग पढ़ेंगे, देन उसके बाद डिटेल में जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए हमने प्लान किया कि हम दिल्ली में एक न्यू ब्रांच ओपन करेंगे। ठीक है, दिल्ली के अंदर एक न्यू ब्रांच ओपन करेंगे। मान लीजिए एक कंपनी है एप्पल ने डिसाइड किया कि दिल्ली में अपनी एक न्यू ब्रांच ओपन करेंगे। ओके, डिसाइड हो गया। अब वो ब्रांच कहाँ होगी, कैसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कितनी उसमें पोस्ट होंगी, किसके पास कितनी पावर होगी, ये सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट आएगा स्टाफिंग। उसके अंदर हम वो जो पोस्ट हमने बनाई है ना ऑर्गेनाइजिंग में, उनको फिल करेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है, पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स। डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये 2 पॉइंट पढ़ने हैं, तभी आप थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में समझ पाओगे। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, अब ये कहाँ यूज होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना। डेलीगेशन का मतलब होता है हम किसी को अपना राइट दे रहे हैं या थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं।
तो डेलीगेशन का मतलब क्या है देखो, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, ठीक है, एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। अब जरा ध्यान से देखना, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, हम किसी को कुछ राइट दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। अब इससे होगा क्या, इससे तीन चीजें क्रिएट होती हैं, इसके अंदर तीन पॉइंट्स आते हैं, पहला अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। अब ये तीन पॉइंट्स भी समझने पड़ेंगे, देन डिसेंट्रलाइजेशन समझेंगे, दोनों में डिफरेंस समझेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये। तो अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या है, अथॉरिटी का मतलब है राइट, राइट टू कमांड, किसी को ऑर्डर देने की पावर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अथॉरिटी। और हम ये किसी को भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है तो टीचर अथॉरिटी देता है किसी एक स्टूडेंट को एज अ मॉनिटर बनने की, तो दैट इज अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। अब अगर हमने किसी को अथॉरिटी दे दी तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएगा उस काम के लिए। जैसे हमने मान लीजिए किसी को अथॉरिटी दी कि भाई आपने एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, अब उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो रिस्पॉन्सिबल भी वही होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है उस टास्क को कंप्लीट करने की। ओके, नेक्स्ट, अब जरा ध्यान से देखो, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, कौन आंसर करेगा, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जवाबदेही भी उसी की बनेगी। अब इसको समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में पुलिस का थाना है, ठीक है, तो उनके पास जो एसएचओ हैं उनके पास क्या है, प्रॉपर अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर एरिया की। अब अगर कुछ भी होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं के ऊपर आएगी, भाई आपके पास पावर थी, आपके पास राइट था, आपने कैसे क्राइम होने दिया, और आंसर भी उन्हीं को देना पड़ेगा, आंसरेबिलिटी भी उनकी होगी, ठीक है। तो पावर है, पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको आंसर भी आप ही को देना पड़ेगा कि गड़बड़ हुई कैसे, तो आंसरेबिलिटी, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब अथॉरिटी होती क्या है, अब जरा ध्यान देना, ये जो है सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को देता है, यानी इसका फ्लो जो होता है टॉप टू बॉटम होता है। तो टॉप मैनेजमेंट लोअर वाले को अथॉरिटी देगी, पावर देगी, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउनवर्ड टू अपवर्ड होती है, अब जिसको पावर दी है वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा, इट फ्लो अपवर्ड, तो ये सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाती है। और अकाउंटेबिलिटी भी सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाती है, जिसको पावर दी गई वही तो अकाउंटेबल होगा, वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अथॉरिटी मतलब पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, और आंसबिलिटी मतलब जवाबदेही। पावर मिली है तो आप रिस्पॉन्सिबल भी हो और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, अब ये है क्या, आप जरा ध्यान देना, देन दोनों में डिफरेंस पड़ेंगे। अब डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, एक प्रॉपर तरीके से पावर बांटना, ठीक है, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, तो प्रॉपर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब पावर जाएगी तो ध्यान रखना अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो साथ में ही जाएगी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी साथ में जाती है, अब दोनों में पहले डिफरेंस देखो, देन थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेलीगेशन क्या है, कंपलसरी है, क्योंकि एक पर्सन सारा काम नहीं कर सकता, आपको काम बांटना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना वर्क डेलीगेट करना पड़ेगा, ले भाई ये काम मेरे से नहीं हो रहा है, ये काम आप करो। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, ऑप्शनल है मतलब पावर मैं अपनी दूं या ना दूं, तो ये ऑप्शनल है। अब मैं बेसिक सा एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं मेरा बिजनेस है तो मेरा एक करंट अकाउंट है। अब करंट अकाउंट है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप अपना करंट अकाउंट खुद ही आ, उसको चलाएंगे, साइन वगैरह करेंगे, या आप उसकी पावर औरों में बांटना चाहते हैं। तो अब मैंने क्या करा, मैंने अपने करंट अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी अपने पास ही रखी, पेमेंट वगैरह मैं खुद ही कर सकता हूँ, बाकी टास्क मैंने बांट दिए, ठीक है। तो डेलीगेशन कर दिया, कंपलसरी नहीं होता डेलीगेशन, और डिसेंट्रलाइजे डेलीगेशन तो कंपलसरी है कि करना ही पड़ेगा नहीं तो काम नहीं होगा, बट डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं होता, पूरी पावर देना कंपलसरी नहीं है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना। डेलीगेशन, इससे क्या होता है, बर्डन रिड्यूस होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन, इससे सबॉर्डिनेट्स का ऑर्गेनाइजेशन में रोल बढ़ता है। अगर हम पावर दे रहे हैं अपने जूनियर को तो उसकी बात भी तो सुननी पड़ेगी, अब आपने पावर दी है तो बात भी सुनो, तो इससे क्या है, उसका रोल बढ़ेगा।
लेकिन डेलीगेशन में क्या है, अपनी टेंशन खत्म, अपना काम किसी दूसरे को दे दिया, डेलीगेट कर दिया, ले भाई ये आप काम कर लो, हम टेंशन फ्री। अच्छा, फ्रीडम, मोर कंट्रोल, इसके अंदर कंट्रोल सुपीरियर का प्रॉपर रहता है, बट इसके अंदर अब आपने पावर ही दे दी तो सारा कंट्रोल गया। ठीक है, अब आपसे कोई नहीं पूछने वाला, अपना काम करेंगे वो। इसके अंदर फ्रीडम पूरी रहती है, और सुपीरियर का कंट्रोल, लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, अपने जूनियर्स के ऊपर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसका स्कोप जो है वो नैरो है, इसका वाइड स्कोप है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। तो इसमें क्या है, डेलीगेशन में हम अपनी पावर टॉप लेवल से सीधा लोअर लेवल तक बांट देते हैं, तो वाइड स्कोप है। और डेलीगेशन में क्या होता है, थोड़ा बहुत काम दूसरों को डेलीगेट करते हैं, ले भाई ये काम आप कर देना, तो डेलीगेशन नैरो है, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत वाइड है। ठीक है, तो अब आप जरा ध्यान से देख लो फटाफट, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक प्रॉपर, हमने मान लीजिए एप्पल की ब्रांच खोलनी है, एप्पल की ब्रांच खोलनी है तो उसके लिए हमें ब्रांच बनानी पड़ेगी, वहाँ अलग अलग पोस्ट बनानी पड़ेगी, और पोस्ट एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है तो पोस्ट बनानी पड़ेगी, कौन क्या काम करेगा, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, काम ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब उस पोस्ट के अंदर लोगों को ड्यूटीज असाइन करनी होगी, किसका क्या काम होगा, तभी तो आप स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉयज फिल करोगे। ठीक है, तो ड्यूटीज असाइन करनी है, कौन कितना वर्क किसी को डेलीगेट करेगा, किसके पास कितनी पावर होगी, तो ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किया जाता है। इसलिए पहला टॉपिक आया डेलीगेशन, दूसरा टॉपिक आया डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डेलीगेशन, हम अपनी पावर डेलीगेट करते हैं, अपना वर्क डेलीगेट करते हैं, बट डिसेंट्रलाइजेशन हम अपनी पावर डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस, डेलीगेशन क्यों जरूरी है, काम डेलीगेट करना क्यों जरूरी है। सबसे पहला, इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर हम अपना काम, अपना बर्डन कम कर देंगे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा कंसंट्रेट करने का इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। अगर हमने अपना काम आगे डेलीगेट कर दिया, लो भाई आप ये काम कंप्लीट करो, तो मैं फ्री। अब मान लीजिए नोट्स टाइपिंग का काम मैंने किसी और को दे दिया, मान लीजिए कोई टेस्ट हो रहा है उसकी चेकिंग का काम किसी और को दे दिया, तो मेरा माइंड तो फ्री है ना कंटेंट सोचने के लिए। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की, अगर आप एम्प्लॉयज को काम दोगे, मोर अपॉर्चुनिटी दोगे, तो उनका टैलेंट और ज़्यादा यूटिलाइज होगा, उनकी डेवलपमेंट होगी, मोटिवेट रहेंगे। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, उनको ये लगता है कि भाई हमें ये काम सौंप रहे हैं, हमें इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, तो वो मोटिवेट रहते हैं, इनकरेज फील करते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे काम दिया गया है। अच्छा, फैसिलिटेट ग्रोथ, अगर वर्कफोर्स रेडी होगी, उनको आप काम दे रहे हो, उनको वर्क आता है, तो वो नए नए चैलेंजेस को लेने के लिए रेडी रहेंगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, तो आप काम नहीं दे रहे, उनको कुछ आता ही नहीं है, अब अचानक से कोई मान लीजिए टास्क उनको मिल गया तो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कुछ टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता था, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, कंप्यूटर क्या है, मोबाइल फोन क्या है, किस तरीके से पढ़ाना है। अब अचानक से कोविड हो गया, अब बहुत सारे टीचर्स को ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आई। बट कुछ टीचर्स जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड थे, उनको नॉलेज थी, तो उनके लिए बहुत ईजी हो गया काम करना। ठीक है, तो फैसिलिटेट ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। इससे क्या होता है, अगर हम अपना टास्क दे रहे हैं तो क्लियर हमें पता होता है कौन सुपीरियर सबॉर्डिनेट है, प्रॉपर क्लियर रिलेशनशिप उनका पता होता है, और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस कम होते हैं, और बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होती, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्रिएट हो जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। अब डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन से तो हमने प्रॉपर पावर ही बांट दी, डेलीगेशन में वर्क दिया था, वर्क डेलीगेट किया था, पावर डेलीगेट कर दी अब तो। इससे क्या भाई, टॉप मैनेजमेंट ने अपने इंपॉर्टेंट काम अपने पास रखे, पॉलिसीज रिलेटेड डिसीजन अपने पास रखे, और बाकी काम बांट दिए, टेंशन फ्री, रिलीफ मिल गया। हमें बस पॉलिसी बनानी है, बाकी काम कोई और करेगा। जैसे मोदी जी पॉलिसी बनाते हैं, मतलब जो हमारे पीएम है, पीएमओ है, वो पॉलिसीज बनाती हैं, और आगे का काम अलग मिनिस्ट्रीज का होता है, तो हमारी टेंशन खत्म, पॉलिसी बनानी है बस हमें। अच्छा, नेक्स्ट, इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, प्रमोट सेल्फ रिलायंस। जब उन्हें खुद खुद का काम खुद करना पड़ता है तो वो आत्मनिर्भर बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, और मैनेजीरियल टैलेंट्स फॉर द फ्यूचर। जब आपको काम करने को मिलेगा, आपको पावर मिलेगी, आपको पोजीशन मिलेगी, तो आपका टैलेंट खुद निकल के आएगा। जब आप खुद डिसीजन लोगे, जब आप लोग भी, आप लोग जब बड़े अब हो गए, ट्वेल्थ कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की, तो आप लोगों को भी बहुत टाइम, बहुत सिचुएशन ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे।
तो आप लोगों का भी टैलेंट निखरेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटेट ग्रोथ। तो ये हमारे ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन आसानी से ले पाते हैं। और बेटर कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनके बीच में कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस इजी टॉपिक है ये। फॉर्मल मतलब प्रॉपर लीगल तरीके से बनाया गया, और इनफॉर्मल मतलब ग्रुप्स ने खुद ही बना लिया। तो अब जरा इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? नेटवर्क ऑफ पर्सनलाइज एंड सोशल रिलेशन विच अराइज एज अ पीपल एसोसिएटेड विद ईच अदर। अब थोड़ा सा एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस टाइम सेंसस हो रहे थे, जनगणना हो रही थी। और जनगणना के लिए ड्यूटी दी जाती थी स्कूल्स के टीचर्स को, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को। अब उन्हें करना क्या होता था, जिस लोकेलिटी में वो रह रहे हैं उनको एक एरिया दे दिया जाता था। उस एरिया के सभी घर में जाना है और वहाँ पे काउंटिंग वगैरह करनी है। एक प्रॉपर फॉर्म होता था, उसको फिल करना था। ठीक है, उनको ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। और सारा कुछ पेपर पे होता था, क्योंकि उस टाइम टैब वगैरह नहीं होते थे, तो सब पेपर पे ऊपर रिटर्न होता था। तो अब टीचर्स करते क्या थे, अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि जगह जगह जाएं और ये सारा काम कलेक्ट करें। तो वो अपने नीचे खुद ही एक पर्सन को अपॉइंट कर लेते थे। उनको 3,000 4,000 उस टाइम के लिए बहुत होते थे, 3-4 हज़ार। तो 3 to 4 year 4,000 उनको दे देते थे, और उनसे ये सारा डाटा कलेक्ट करवा लेते थे, फिल करवा लेते थे। तो अब आप देखिए, इसके अंदर दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बने। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो जो गवर्नमेंट ने बनाया, मतलब फॉर्मली टीचर्स को अपॉइंट किया। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो जो टीचर्स ने आगे खुद ही अपॉइंट कर लिया। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पोस्ट असाइन की जाती है, जो ड्यूटीज दी जाती हैं, वो फॉर्मली होती हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और हमने क्या करा, उसी के अंदर खुद से ही अपने आप अपनी पावर किसी और को दे दी, अपना काम किसी और को दे दिया, किसी से और से करवा लिया, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं? जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल वगैरह होते हैं, उन्हीं में हम अपना आगे काम बांट देते हैं, अपना आगे टास्क दे देते हैं उनको। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। तो अब एक बार जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको डेलिबरेटली टॉप मैनेजमेंट डिजाइन करती है, मतलब टॉप मैनेजमेंट बनाती है, क्रिएट करती है। अच्छा, इसके अंदर हर एक की स्पेसिफिक होते हैं रिलेशनशिप, ड्यूटीज क्लेरिफाई स्पेसिफिक होती हैं, कौन क्या काम करेगा, जॉब पोजीशंस फिक्स होती हैं। ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये प्रॉपर क्लियर होता है। ठीक है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जानबूझ के टॉप मैनेजमेंट बनाती है, और हर एक की ड्यूटी असाइन होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसको क्या काम करना है। और इसमें जो मेन ध्यान होता है वो काम के ऊपर होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर नहीं होता, मेन काम पे फोकस होता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो, ये फॉर्मल के अंदर खुद से ही बनती है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे कलीग्स होते हैं, उन्हीं के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है। ये कैसे बनती है? पर्सनल इंटरेक्शंस के थ्रू बनती है। तो जब आप आगे जॉब करने जाओगे, आपको एक पोस्ट मिलेगी। वो पोस्ट तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फॉर्मली आपको असाइन हुई है। आपको जो टास्क मिलेगा वो फॉर्मली असाइन हुआ है। लेकिन आप वहाँ पे जब अपने आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा, आप और लोगों से मिलोगे, तो एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा लोगों का। ठीक है, एक इनफॉर्मल सोसाइटी टाइप बन जाएगी, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये खुद ही बनता है, फॉर्मल के अंदर ही बनता है। ठीक है, एमर्ज स्पॉन्टेनियसली, और डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं बनता, ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप बन जाते हैं। तो स्कूल के टीचर ने एक ग्रुप बनाया, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों ने उसी में ही अपना पर्सनल ग्रुप बना लिया, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल हो गया। ठीक है, आगे, द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। तो इसके अंदर कोई फिक्स बिहेवियर नहीं होता, कोई नॉर्म्स नहीं होता। नॉर्मल बिहेवियर हर कोई करते हैं, और कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। कौन किसको कम्युनिकेट करेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। जनरली र्यूमर्स वगैरह बहुत इजीली फैलते हैं इसके अंदर। एक छोटी सी बात पता लग गई, वो सबको एकदम से फैल जाएगी। ठीक है, कोई फिक्स चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई फिक्स स्केलर चेन हम लोगों ने पढ़ा था, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के बनता है, मेन हर एक की ड्यूटी असाइन होती है, और साथ में मेन फोकस इनका काम के ऊपर होता है। जबकि इनफॉर्मल में फोकस मेन बातें करने के ऊपर होता है, फालतू कामों के ऊपर होता है, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के ऊपर होता है। अब देखो, एक एक करके इनके एडवांटेजेस और लिमिटेशन देख लेते हैं।
सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ने बनाया है तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली फिक्स कर सकती है। मतलब आपने अगर अगर कोई गलती कर दी तो किसने करी वो इजीली फिक्स हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर डुप्लीकेट्स एफर्ट्स अवॉइड होते हैं और यूनिटी ऑफ कमांड रहता है। इसके अंदर एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड यूज होती है, स्केलर चेन यूज होती है, जैसे मैंने आपको बताया एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड रहती है तो यूनिटी रहती है कमांड में। और लीड्स टू अकम्प्लिश ऑफ गोल, ये बनाया क्यों जाता है, गोल्स अचीव करने के लिए। और साथ में स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि इनके स्पेसिफिक रूल होते हैं, एम्प्लॉयज का बिहेवियर बिल्कुल फिक्स होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल रखने के लिए ये करा जाता है। और इसके कुछ लिमिटेशन है। पहला, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, स्केलर चेन यूज होता है तो भाई डिसीजन बहुत डिले होते हैं इसमें। एक दूसरे से पूछेगा, दूसरा तीसरे के पास कम्युनिकेशन देगा, तीसरा चौथे के पास देगा, और वैसे ही वापस फोर्थ थर्ड के पास, थर्ड सेकंड के पास, सेकंड फर्स्ट के पास। जब स्केलर चेन यूज हो रही है तो डिसीजन बहुत डिले होंगे। ठीक है। और इसके अंदर एम्प्लॉयज का जो क्रिएटिव टैलेंट है वो धरा का धरा रह जाता है, जो टास्क मिला है वही करना है आपको। और एम्प्लॉयज अपनी सोशल नीड फुलफिल नहीं कर पाते। अब हमारी सोशल नीड क्या है, हमारी सोशल नीड है हम लोगों से मिले, रिकग्निशन मिले हमें, ठीक है, फ्रेंड सर्कल सर्कल बने, अच्छी सैलरी मिले, वो ज़्यादा फुलफिल नहीं हो पाता। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इसमें इंफॉर्मेशन र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, और हम अपनी सोशल नीड्स, लोगों से मिलना, पार्टी करना, ये सब इजीली फुलफिल कर पाते हैं, गॉसिपिंग इजीली फुलफिल हो जाती है। और इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है। अ, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे आके अपने आप खत्म हो जाती है। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रिजिड रहता है कि भाई जो काम किया है वही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम औरों से बातें करते हैं। मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो हम किसी से डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपको कोई डाउट आया, ठीक है, आपने स्कूल के ग्रुप में बोला, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। आपका स्कूल का जो ग्रुप, क्लास ग्रुप बना होगा, आपने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। अब आपने उन्हीं में से अपने दोस्तों का ग्रुप बनाया हुआ था, आपने वही डाउट दोस्तों के ग्रुप में पूछा, फौरन रिप्लाई आ गया, ठीक है, आपका डाउट सॉल्व हो गया। तो हुआ क्या, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ड्रॉबैक था वो इनफॉर्मल में फुलफिल हो गया। फॉर्मल में मैसेज करने से बच्चे डर रहे थे, बट इनफॉर्मल में मैसेज करके आपका डाउट क्लियर कर दिया। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव ये इनफॉर्मल फुलफिल कर देता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इसमें कुछ लिमिटेशन भी है। अब लिमिटेशन ये है, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर जो र्यूमर्स है वो बहुत इजीली फैलते हैं। अच्छा, और लीड्स टू रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज इजीली एक्सेप्ट नहीं करते इसमें। और मेंबर्स के ऊपर जो ग्रुप्स के रूल्स हैं उसको फुलफिल फॉलो करने का थोड़ा प्रेशर रहता है, ये बस थोड़ा सा इसमें है। ठीक है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल फॉर्मल के अंदर ही बनता है, जानबूझ के बनाया जाता है, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर। अब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना एक ये चार्ट, ये आपको देखना पड़ेगा, फ्लो चार्ट आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके फंक्शंस के हिसाब से बांटना, उसके टास्क को एक प्रॉपर फंक्शन क्रिएट कर देना और उसके हिसाब से बांटना, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे खरीदने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम रखा गया परचेज डिपार्टमेंट। इसका काम है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स परचेज करना। सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है एडवर्टीजमेंट करना और माल को बेचना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है अकाउंटिंग करना, और एचआर डिपार्टमेंट का काम है जो भी इंप्लॉयज है उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनको सैलरी देना। ठीक है। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को उनके काम के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया, और हर एक डिपार्टमेंट बना दिया, और हर एक डिपार्टमेंट पे एक मैनेजर को असाइन कर दिया जिसको डिपार्टमेंट मैनेजर बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे जो सीईओ है ये टॉप लेवल हो गया, और इस हर एक डिपार्टमेंट में एक एक मैनेजर हमने असाइन कर दिया, ये मिडिल लेवल हो गया। और उसके नीचे आगे वर्कर्स को अपॉइंट करेगा, और एक सुपरवाइजर होगा, तो सुपरवाइजर हमारा थर्ड लेवल हो गया, लोअर लेवल, और जो वर्कर्स हैं वो प्लेटफॉर्म एरिया। तो इस तरीके से काम चलता है। ठीक है, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। बट डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक शूज बेचता हूँ, शूज खरीदता हूँ और शूज बेचता हूँ। ठीक है, शूज नहीं, एक काम करते हैं, मोबाइल फोन रख लेते हैं। मोबाइल फोन चाइना से मंगवाता हूँ और बेचता हूँ। ठीक है, मोबाइल फोन बेचता हूँ, एक सिंगल प्रोडक्ट है मेरा, छोटी कंपनी है, तो मैंने क्या करा, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। परचेज डिपार्टमेंट सामान खरीदेगा,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट करेगा और बेचेगा सामान, फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंटिंग करेगा, एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज को हायर करेगा। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये छोटा स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करता हूँ, जैसे शूज हो गए, बैग्स हो गए, यूनिफॉर्म हो गई, बुक्स हो गई, तो अलग अलग अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करता हूँ, डिपार्टमेंट, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, तो अब मैं क्या करूंगा, हर एक पर्टिकुलर डिवीजन को सेपरेट कर दूंगा। शूज का डिवीजन सेपरेट हो गया, बैग्स का डिवीजन सेपरेट हो गया, यूनिफॉर्म बनाने का डिवीजन सब सेपरेट हो गया, बुक्स का डिवीजन सेपरेट हो गया। और फिर हर एक डिवीजन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दूंगा। परचेज का काम अलग करेगा कोई, फाइनेंस अकाउंटिंग का काम कोई अलग करेगा, मार्केटिंग और सेल्स का काम कोई अलग करेगा, ह्यूमन रिसोर्स का काम कोई अलग करेगा। तो हमने क्या करा, कंपनी बड़ी थी, उनके अलग अलग डिवीजन बना दिए, और हर एक डिवीजन के फिर सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, ठीक है। तो दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो पहले आपने इसको समझा, अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ये डिविजनल स्ट्रक्चर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो नहीं करती, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही इसको फॉलो करती है। डिविजनल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आगे एक बार इसको पढ़ लेते हैं फटाफट, ये लास्ट टॉपिक है। देखो, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है? एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर बिजनेस के सारे मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क पूरे किए जाते हैं, ठीक है, एक फ्रेमवर्क। अब जरूरत क्यों पड़ रही है हमें इसकी? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो करता जाता है तो हमें वहां पे एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना होता है। एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, ठीक है। एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है तो हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब एक की पॉइंट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक सुपीरियर कितने एम्प्लॉयज को, कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन के नीचे कितने पर्सन होंगे, कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से काम होगा, तो हमने दो स्ट्रक्चर बनाए। एक का नाम रखा फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक का नाम रखा डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो हमने उसके अलग अलग फंक्शंस को सेपरेट कर दिया और हर एक फंक्शन में एक डिपार्टमेंट मैनेजर रख दिया। हर एक फंक्शन का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया और उसके लिए एक मैनेजर को असाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो हमने क्या करा, सिमिलर नेचर की जॉब को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन हमने सेपरेट कर दिया और एक डिपार्टमेंट बना दिया। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और हर एक में एक ऑफिसर को, एक मैनेजर को असाइन कर दिया जो उसका काम देखेगा, उसको उसके सारे डिसीजन लेगा, ठीक है। लेकिन ये सुटेबल कहाँ होता है? ये सुटेबल होता है फॉर दोज एंटरप्राइज ओनली हैव वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है। अगर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो ये सूटेबल है, एक से ज्यादा बेचूंगा तो फिर डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, इसमें ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अब मैंने आपको बताया ना, डायग्राम देखो, हर एक पर्सन हर एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होगा। यहाँ पे जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, साथ में मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी वो लोग होंगे, जो सेल्समैन वगैरह होते हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर होंगे। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स जिन्होंने एमबीए इन एचआर करा होगा वो होंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट में एक स्पेशलाइज्ड लोग होंगे। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता तो उसमें इंजीनियर्स वगैरह होते हैं जो मशीन्स को देखते, प्रोडक्शन को देखते, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशन आता है। और प्रॉपर कंट्रोल होता है, प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है हर एक डिपार्टमेंट के बीच में। अच्छा, इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर लोग कॉन्टिन्यूस बेसिस पे काम कर रहे हैं और एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। लोअर कॉस्ट, डुप्लीकेट एफर्ट्स नहीं होते, काम रिपीट नहीं होते, काम सस्ता हो जाता है, कॉस्ट सस्ती पड़ती है, और एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करना आसान हो जाता है। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम करते हैं, एक ही काम वो बार बार कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट कम लगेगी, और ट्रेनिंग देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कोई नया इंप्लॉय आएगा उसको इजीली ट्रेनिंग देनी है, एक ही तो काम सिखाना है, अकाउंट्स का, फाइनेंस का, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसमें होता क्या है, फंक्शनल एम्पायर्स, मतलब अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट अपने आप को समझेगा कि मैं ही हूँ बस। सेल्स डिपार्टमेंट है तो हम हैं। तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचता। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट पढ़ा था हमने प्रिंसिपल। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जनरल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते, ये एक ड्रॉबैक इसका हो जाता है।
अच्छा, इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट्स, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर मिला कि हमें 1,000 यूनिट्स किसी चीज़ के सप्लाई करो, बेचो। अब परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल या गुड्स ही नहीं खरीदे बेचने के लिए, तो बेचेंगे कैसे? अब ये हम फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मान लीजिए अकाउंटिंग एंट्रीज गलत कर दी, तो हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है इससे। अच्छा, नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो, अब जरा ध्यान से देखना डिविजनल स्ट्रक्चर। अब एग्जाम में केस स्टडी आती है, उसमें स्ट्रक्चर पूछा जाता है और फिर आपको एक्सप्लेन करने हैं, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन बतानी होती है। उसको फाइंड आउट करना होता है, और कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल है या डिविजनल है, एंड देन उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन। अब जरा ध्यान रखना। देखो, जहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनके यहाँ एक से ज्यादा डिवीजन है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और हर एक डिवीजन जो है वो मल्टी फंक्शनल होता है। ठीक है, हर एक डिवीजन के अंदर ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सारे के सारे होते हैं। तो अब ये डायग्राम मैंने आपको इसके थ्रू बताया था। तो अब एक कंपनी है जो शू भी बनाती है, बैग भी बनाती है, यूनिफॉर्म भी बनाती है, बुक्स भी बनाती है, तो बैग में भी ये सारे डिपार्टमेंट हो गए, ऐसे ही शू में भी होंगे, यूनिफॉर्म में भी होंगे, बुक्स में भी होंगे, तो हर एक के अंदर होंगे। अब इसमें कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है, अब ध्यान से देख लो क्या है, एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला, इसके अंदर वही स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब अगर कोई, मान लीजिए आपका डिवीजन है बैग से रिलेटेड, तो उसमें जो भी लोग होंगे उनको उस चीज़ की बहुत नॉलेज होगी। अगर मान लीजिए आपका डिवीजन है शू से रिलेटेड, तो आपका जो शू प्रोडक्ट है उसके अंदर जितने भी आप फंक्शंस क्रिएट करोगे, HR, मार्केटिंग, सेल्स, तो उसमें वही उसी पर्सन, जो पर्सन अपॉइंट होंगे, वो स्पेशलाइज्ड होंगे उस फील्ड में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, डिवीजन हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट। जो इसका सीईओ होगा, इस डिवीजन का जो सीईओ होगा, ये हर एक डिवीजन का, देखो ये तो सीईओ हो गया, ये मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ इसको बोलेंगे। अब इसने क्या करा था, अलग अलग डिवीजन बनाए थे और हर एक डिवीजन पे एक मैनेजर को बिठा दिया था। ठीक है, हर एक डिवीजन पे एक मैनेजर को बना दिया। अब ये जो डिवीजन हेड है, ये इस शू के प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला जो डिवीजन हेड है, ये बैग के प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला जो डिवीजन हेड है, ये यूनिफॉर्म के प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला बुक्स के प्रॉफिट के लिए। तो अगर मान लीजिए किसी भी डिवीजन में प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो उसी मैनेजर को रिप्लेस कर देंगे और बोलेंगे भाई आपकी वजह से प्रॉफिट नहीं आया, आप रिप्लेस करो, दूसरे को अपॉइंट करो। ठीक है, ताकि उस पर्टिकुलर डिवीजन में प्रॉफिट बढ़ सके। ऐसे ही रीजनल भी होता है, ये तो आगे बहुत डिटेल की बात हो जाएगी, रीजनल मैनेजर भी होते हैं आगे, लेकिन उतना हमारे कोर्स में नहीं है, उतना नहीं पढ़ना। अब देखो आगे, इससे फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव प्रमोट होते हैं। हर एक हर एक डिवीजन ऑटोनोमस है। शू वाले को बैग से कोई लेना देना नहीं है, बैग वाले को बुक से कोई लेना देना नहीं है, बुक्स वाले को यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। हर एक डिवीजन अपना अच्छे से काम करता है, ऑटोनोमसली। फ्री डिसीजन मेकिंग होती है और फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन का तो ग्रोथ होता ही है। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन, हर एक डिवीजन हेड अपने प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इससे क्विक डिसीजन ले सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंशन है वो इससे होता है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन तो ये है कि डिफरेंट डिवीजन के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, चांस है, और इससे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्यों? अब देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इधर देखो ध्यान से, डायग्राम की तरफ देखो। फाइनेंस डिपार्टमेंट हमने बैग्स में बनाया, ऐसे शू में भी बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म में भी बनाना पड़ेगा, बुक्स में भी बनाना पड़ेगा। तो 3 बार 4 बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए। ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट, शू का अलग होगा, बैग्स का अलग होगा, यूनिफॉर्म का अलग होगा, बुक्स का अलग होगा। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है बहुत ज्यादा। और डिविजनल इंटरेस्ट में सुपरसीड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ये तो है ही। इंडिविजुअल इंटरेस्ट सुपरसीड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन सब जनरल इंटरेस्ट को। तो एक डिवीजन ये सोच सकता है कि हम ज्यादा करेंगे, हम ज्यादा अर्न करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के होल इंटरेस्ट को ये सुपरसीड कर सकता है। अच्छा, अब इतना हमने सब पढ़ लिया, अब जरा ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पढ़ लेते हैं, और ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, उसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग, तो हमने करा क्या, देखो इसकी अब प्रोसेस देख लेते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। हम डिफरेंट अथॉरिटी और रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एप्पल का एग्जांपल लिया था, एप्पल ने इंडिया, दिल्ली के अंदर एक अपना आउटलेट खोलना है या ब्रांच खोलनी है, तो वहाँ पे क्या क्या पोस्ट होंगी, किसको क्या रिलेशनशिप दी जाएगी, क्या अथॉरिटी असाइन होंगी, तो वो सब ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। और स्टाफिंग में फिर उसमें एम्प्लॉयज फिल करे जाते हैं, एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग की क्या प्रोसेस है, सबसे पहले काम देखा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सबसे पहले देखा जाएगा जी क्या क्या काम करना है, और उस काम को डिवाइड करा जाएगा।
उस काम के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनेंगे, और डिपार्टमेंट्स बनने के बाद हर एक पर्सन को उसकी ड्यूटी असाइन की जाएगी, और साथ में उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट होगी। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल्स की हेल्प से एक बार समझ लेते हैं। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसकी हेल्प से इसको समझ लेते हैं, इस प्रोसेस को। ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा देख लो। मान लीजिए दिल्ली के अंदर हमने क्राइम को रोकना है। दिल्ली में भी एक एग्जांपल लेते हैं, साउथ एक्स। ठीक है, साउथ दिल्ली, साउथ एक्स में क्राइम को रोकना है, तो हमने क्या करा, अब साउथ एक्स में भी एरिया वाइज अलग अलग जोन बना दिए, और हर एक जोन के अंदर एक थाना बना दिया। ठीक है, एक थाना बना दिया, और साथ में उस थाने के अंदर भी दो तीन चौकी बना दी। ठीक है, छोटे छोटे एरिया के हिसाब से चौकी बना दी। इस चौकी में एक सब इंस्पेक्टर हो गया, थाने के अंदर एसएचओ हो गया। ठीक है, और इस पूरे जोन का एक एसीपी बैठेगा जो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा, उससे भी ऊपर डीसीपी भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बना दिया। सबसे पहले हमने टास्क को देखा, उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद डिपार्टमेंट्स अलग अलग बना दिए। ठीक है, एरिया वाइज। और उस डिपार्टमेंट्स के अंदर फिर हम एम्प्लॉयज को फिल करेंगे, और उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाएंगे। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, डीसीपी सबसे ऊपर हो गया, एसीपी डीसीपी को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, एसएचओ एसीपी को रिपोर्ट करेगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो थाना इंचार्ज होते हैं। और एसआई सब इंस्पेक्टर एसएचओ को रिस्पॉन्स करेगा, और सब इंस्पेक्टर के नीचे फिर हेड कांस्टेबल आता है, फिर कांस्टेबल आता है। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनी हुई है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो ये ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये लेकिन काफी बड़े लेवल पे हो गया। मैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर बात करूँ तो अगर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इस एग्जांपल की हेल्प से हम ले सकते हैं। देखो, अब ये कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना, यहाँ पे हमने अलग अलग डिवीजन बनाए हुए हैं। शू का अलग है, बैग का अलग है। ठीक है, और हर एक डिवीजन के अंदर हर एक डिवीजन के अंदर हमने एक मैनेजर को असाइन करा। अब उस हर एक मैनेजर के अंदर एक एक फंक्शन है। देखो, अब बैग का एग्जांपल लेते हैं, तो सीईओ सबसे ऊपर हो गया। देन हमने बैग का एक डिवीजन बनाया, बैग के अंदर एक मैनेजर को असाइन किया। अब उस बैग के अंदर हमने अलग अलग फंक्शंस बना दिए। अब इस अलग अलग फंक्शंस के ऊपर भी हम एक डिपार्टमेंट, ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स बनाए हमने फंक्शन के हिसाब से, इसमें भी हम एक मैनेजर को असाइन करेंगे। तो अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, ये इस बैग डिपार्टमेंट, ये जो बैग का जो डिवीजन है, इस डिविजनल हेड को रिस्पॉन्स करेगा, और ये डिविजनल हेड सीईओ को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, सीईओ को अकाउंटेबल होगा। तो ये डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, इसको मैं डीपी बोल देता हूँ, डिपार्टमेंट मैनेजर। ये डिविजनल जो मैनेजर हेड है, इसको रिस्पॉन्ड करेगा, ये सीईओ को रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट होती है। तो काम को आइडेंटिफाई करना, डिपार्टमेंट्स बनाना, ड्यूटीज देना, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट्स याद कर सकते हो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। अब ऑर्गेनाइजिंग से होता क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट है जी स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, हर एक को अपना काम पता होता है, कौन क्या काम करेगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी, कौन क्या काम करेगा प्रॉपर क्लियर होता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रॉपर अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, डुप्लीकेशन नहीं होता। और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है इसकी हेल्प से। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर हो गया ऑर्गेनाइजिंग। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टाफिंग चैप्टर। चलो बच्चों, अब स्टाफिंग की बात करते हैं। आई होप अभी तक वीडियो पसंद आ रही होगी। जल्दी से जल्दी लाइक ठोको, 100 लाइक का टारगेट है, फटाफट करो, जल्दी करो। तो अब हम स्टाफिंग चैप्टर की बात कर रहे हैं। स्टाफिंग मींस, स्टाफिंग, अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने प्लानिंग की बात की थी। प्लानिंग का मतलब है एक रोड मैप क्रिएट करना कि हमें आगे करना क्या है ऑन पेपर। देन हमने ऑर्गेनाइजिंग की बात की थी, मतलब जो पेपर पे बनाया है उसको एक्चुअल में क्रिएट करना, प्रॉपर ड्यूटीज असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना, वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है। अब हमने अलग अलग पोस्ट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बना तो दी, लेकिन अब उस पोस्ट को फिल कैसे करेंगे, उस पोस्ट को भरेंगे कैसे, इसके लिए हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलना है जिसका नाम है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में हम लोग करेंगे क्या, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में पोस्ट क्रिएट करी थी, अब उनको हम फिल करेंगे रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो आइए अब जरा इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब क्या है, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। तो स्टाफिंग का मेन मोटिव होता है कि ऑब्टेन करना, यूटिलाइज करना और मेंटेन करना है सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स।
मतलब जो एम्प्लॉयज हैं, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज, नॉलेजेबल एम्प्लॉयज जो हमें जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, उन उनको ढूंढना, और साथ साथ उनको जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में पोजीशंस क्रिएट करी थी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट की थी, वहां पे फिल करना। तो अब अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो अब शुरू करते हैं। देखिए, स्टाफिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिकॉज न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड एंड सम एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होता रहता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं। तो एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है तो दूसरे को फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑन प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है। तो अब स्टाफिंग, इसके अंदर अब हम सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो स्टाफिंग क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले ये हेल्प करती है कंपिटेंट पर्सोनल को ऑब्टेन करने में, ढूंढने में। तो वेरियस जॉब्स के लिए कंपिटेंट पर्सोनल मतलब जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो लोग कंपिटेंट हैं, जो कैपेबल हैं, उनको ढूंढना। ठीक है, इट इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। तो स्टाफिंग स्टाफिंग के थ्रू और हम सही पर्सन्स को सही जॉब में ऑप्ट करते हैं। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ती है। जिस पोस्ट के लिए जो पर्सन एजुकेशनल क्वालिटी रिक्वायर्ड है, उस पर्सन को वही पोस्ट दी जाती है। इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ती है, और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड ग्रोथ भी इंक्रीज होता है। अच्छा, नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर हम सही लोगों को सही जगह पे ऑप्ट करेंगे, सही पोजीशन में डालेंगे, तो वो रिसोर्सेज को भी ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, इंडिकेटिंग सरप्लस या शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल। तो अगर हम, हमें जब जरूरत होती है तो हम अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज को जॉब देते हैं, और इससे क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। अगर आप कैपेबल पर्सन को कैपेबल जॉब दोगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, नॉलेज स्किल्स के अकॉर्डिंग है, तो इससे क्या होगा, वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो इट इंश्योर्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इट इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। तो स्टाफिंग के अंदर ही हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। स्टाफिंग में जब हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लेते हैं तो हमें उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डालते हैं, जिससे क्या होता है, उनका मोरल और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कि हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अब जैसे आप लोग भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, आप लोग भी ट्वेल्थ के बाद जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे, जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, जो आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसका जब आप प्रैक्टिकल यूज करोगे, असली लाइफ में क्या यूज होता है, जब आप वो सीखोगे तो आपका भी मोरल कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर, जीएसटी, ये सब आप प्रैक्टिकल सीखोगे तो आपका भी मोरल बूस्ट होगा, आपकी आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले कंपिटेंट पर्सन को ऑब्टेन करता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ इंश्योर होता है। और ऑप्टिमम पर्सन्स को ऑब्टेन करने से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, जिससे इंप्लॉयज क्या रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं। तो एक तरीके से आप इसको साथ साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टाफिंग के कुछ कंपोनेंट देख लीजिए। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग करता कौन है? अभी हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट पढ़े थे, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये स्टाफिंग का काम जो होता है, ये एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास होता है। तो ये स्टाफिंग का काम करते हैं। अब स्टाफिंग के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज को असाइन किया जाता है। तो अब एक एक करके अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एक एचआर मैनेजर का काम होता है एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना। स्टाफिंग प्रोसेस में एचआर मैनेजर की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अब कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, जरा एक एक करके हम देख लेते हैं, देन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, एनालाइजिंग जॉब, डेवलपमेंट कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेंटेनिंग लेबर रिलेशन, हैंडलिंग ग्रेवियंसेस, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटीज और डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स। तो अब ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता क्या है? सबसे पहले रिक्रूटमेंट करता है, मतलब क्वालिफाइड पर्सन्स को ढूंढता है और उनको इन्फ्लुएंस करता है कि आओ हमारी कंपनी में रिज्यूम भेजो, अपॉइंटमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए आइए। देन एनालाइजिंग जॉब, ये चेक करता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पहले कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ साथ कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो जॉब एनालाइज करता है। डेवलपमेंट कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स, कितनी हम उनको कंपनसेशन दें, सैलरी दें, क्या क्या इंसेंटिव्स दें, कौन कौन सी फैसिलिटी दें, ये भी एचआर मैनेजर का काम होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कौन कौन सी ट्रेनिंग देनी है उनको, उनकी कितनी डेवलपमेंट करनी है, क्या क्या सिखाना है। ठीक है, उनके बीच में लेबर रिलेशन कैसे क्रिएट करने हैं, तो ये भी इन्हीं का काम होता है, एचआर मैनेजर का। और हैंडलिंग ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस मतलब कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उनको आगे टॉप मैनेजमेंट तक कैसे पहुंचाना है, तो ये काम भी एचआर मैनेजर का होता है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो
सिक्योर रहें, उनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये काम भी एचआर मैनेजर का होता है, और साथ साथ कंपनी को वो डिफेंड करता है। अगर कोई लेबर सूट या कोई भी किसी भी तरीके का केस आता है कंपनी के अगेंस्ट, तो उसको भी डिफेंड करने का काम एचआर मैनेजर का होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एचआर की एक्टिविटीज हैं। ये परफॉर्म कौन करता है? एक एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर आप आगे 12th के बाद ग्रेजुएशन देन एमबीए एचआर करते हैं, तो उसमें ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास आती हैं। अच्छा, अब हम स्टाफिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टाफिंग को देखा। स्टाफिंग क्या है? राइट पर्सन को राइट जॉब पे ऑब्टेन करना। इससे क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे और सेटिस्फेक्शन रहेगी वर्कफोर्स की। राइट पर्सन को राइट जॉब देना, ये स्टाफिंग है। तो अब इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे सही लोगों को सही जॉब मिली, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ी, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बढ़ा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ, एम्प्लॉयज सेटिस्फाई रहे। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस थे। इसके बाद हमने एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक की एक्टिविटीज देखी, और क्या क्या ड्यूटीज होती हैं एक एचआर ह्यूमन रिसोर्स की। ठीक है, देन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टाफिंग की प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और अच्छे से लर्न करना है इसको साथ साथ। स्टाफिंग प्रोसेस, किस तरीके से हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं। तो सबसे पहले आराम से ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किस तरीके से स्टाफिंग की पूरी प्रोसेस होती है, अब जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ वर्क पावर, ये करता कौन है? एचआर मैनेजर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ वर्क पावर, मैन पावर रिक्वायरमेंट। वर्क पावर या मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की जरूरत है, इसको हम चेक करते हैं। अब चेक करते कैसे हैं? इसके लिए हम वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं। वर्कफोर्स एंड वर्कलोड एनालिसिस, ध्यान रखना है आप सबने। तो वर्कलोड, वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। सबसे पहले वर्कफोर्स एनालिसिस की बात करते हैं। किसी काम के लिए कितने नंबर ऑफ लेबर्स की जरूरत है, दैट इज वर्कफोर्स। सो नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल, कितने ह्यूमंस हमें चाहिए किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कितने लोग लगेंगे, दैट इज वर्कफोर्स एनालिसिस। और वर्कलोड एनालिसिस, कि एक इंसान कितना टास्क कर सकता है। तो एक इंसान कितना काम कर सकता है, कितने घंटों का काम है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। देखो, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी टू परफॉर्म अ वेरियस जॉब। तो कितने लोग कितना काम करेंगे और कितने नंबर्स ऑफ पीपल्स की जरूरत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। तो सबसे पहला हम एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट पता करेंगे कि हमें कितने कितनी वैकेंसी है, कितने लोगों को हमें रखना है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट देंगे। एडवर्टीजमेंट देंगे न्यूज़पेपर में, वेबसाइट्स पे, नौकरी.com, इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो इन पे एडवर्टीजमेंट देंगे और लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, आओ हमारे पास रिज्यूमे भेजो, अपना सीवी भेजो और अप्लाई करो। तो नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? सर्चिंग फॉर क्वालिफाइड पीपल, स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सही लोगों को ढूंढो और साथ में उनको स्टिमुलेट करो, मतलब इन्फ्लुएंस करो कि आओ आप हमारे यहाँ रिज्यूमे भेजो, हमारे यहाँ अप्लाई करो। दैट इज नेक्स्ट स्टेप, रिक्रूटमेंट। अब जितने भी रिज्यूम हमारे पास आए हैं, मान लीजिए 5 वैकेंसीज थी और रिज्यूम आए हैं 100, 5 लोग वैकेंसीज के लिए 100 रिज्यूम आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? उनमें से बेस्ट रिज्यूम्स को, 20 30 जो भी हमें है, उनमें से 20 या 30 बेस्ट रिज्यूम सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन, नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन। बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना अमंग डिफरेंट कैंडिडेट्स। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में जितने भी रिज्यूम आए हैं उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना। तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले कितने इंप्लॉयज चाहिए, हमने बोला जी 5 इंप्लॉयज चाहिए, 5 की रिक्वायरमेंट है। देन एडवर्टीजमेंट दे दी, इससे क्या हुआ? बहुत सारे सीवीज आए, 100 सीवीज आ गए, 5 लोगों के लिए 100 सीवी आ गए। तो अब हमने क्या करा? उनमें से 20 या 30 सेलेक्ट करे। ठीक है, अब जिनको सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे? जिन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है उन्हीं में से सिलेक्शन, उन्हीं में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है, सिलेक्शन प्रोसेस अलग से पढ़ेंगे। देखो, ये सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत डिटेल में है, सिलेक्शन की प्रोसेस अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है उनकी सिलेक्शन की प्रोसेस अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा डिटेल में है। ये हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस अभी डिटेल में पढ़नी है हमें। ये अलग से इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे इंप्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है। ये बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है कि सीवीज आते हैं, उनमें से फिर इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज होने के बाद प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, फिर इंटरव्यू होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, उनके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो हमारे पास रिक्रूटमेंट लेवल पे 100 सीवी आए थे, उनमें से हमें 5 लोगों की जरूरत थी, तो 5 लोगों को हमने क्या करा? सिलेक्ट कर लिया। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी पढ़ेंगे, इसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। तो 5 लोगों को हमने सिलेक्ट कर लिया, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी उतनों को सिलेक्ट करा।
अब इसके बाद क्या करना है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो अब हम उनको लेटर देंगे, ज्वाइनिंग लेटर देंगे, और साथ में जब वो फर्स्ट डे आएंगे उनका ओरिएंटेशन कराया जाएगा। ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोडक्शन कराया जाएगा सिलेक्टेड एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है, तो प्लेसमेंट होगी। अब ये दोनों वर्ड ध्यान रखना। प्लेसमेंट का मतलब है उनको वो पोजीशन दे देना, जो उनकी पोस्ट थी या पोजीशन थी जिनके लिए सिलेक्ट किया गया वो दे देना। और ओरिएंटेशन का मतलब है उनका फर्स्ट डे एम्प्लॉयज के साथ मीटअप रखना, थोड़ा वो फेमिलराइज हो जाए, ताकि वो थोड़ा उस इन्वायरमेंट में थोड़ा घुल मिल जाए, उनको समझ आ जाए कि हमें करना क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब उनको हमने जॉब दे दी है, अब वो वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट डे उनका इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब उनको काम के लिए जो भी नेसेसरी ट्रेनिंग देनी है वो ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को आगे हो सकता है सैप सॉफ्टवेयर यूज कराया जाए, हो सकता है बिजी सॉफ्टवेयर यूज कराया जाए, या टेली सॉफ्टवेयर यूज कराया जाए। अब आपको आता तो है नहीं, तो आपकी क्या कराई जाएगी, ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, आपकी डेवलपमेंट होगी। तो ट्रेनिंग के भी अलग अलग मेथड्स हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, पहले ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब होता क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग मीन्स इंप्रूविंग स्किल्स नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय। तो जो करंट जॉब है उसके लिए उसकी स्किल या नॉलेज इंप्रूव करना इज ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट का मतलब होता है एक्वायरिंग स्किल एंड कॉम्पिटेंसी फॉर हैंडलिंग हायर जॉब्स इन फ्यूचर, करियर ओरिएंटेड। तो अभी हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस पढ़ेंगे। ट्रेनिंग का मतलब है जिस काम के लिए आपको हायर करा गया है वो काम सिखाना, और डेवलपमेंट का मतलब है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करना, आपकी नॉलेज बढ़ाना, स्किल्स बढ़ाना। बट ट्रेनिंग क्या है, जो काम आपको जिस काम के लिए हायर किया बस आपको वही सिखाया जाएगा, और डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एम्प्लॉयज को हमने सिलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉयज को हमने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, उनका ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन करा दिया, उनकी ट्रेनिंग करवा दी, ट्रेनिंग या डेवलपमेंट जो भी जरूरी है वो हमने करवा दी। अब उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब जितना उनको नॉलेज है, जितना उन्होंने काम किया है उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनको अप्रेज करना, मतलब उनका एक तरीके से बोल सकते हैं, उनको ये बोल सकते हैं कि उनको रैंकिंग देना कि आपने कितना अच्छा काम किया है, कितना बुरा काम किया है, इस तरीके से अवार्ड देना। तो नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय ने कितना अच्छा काम किया है, कितना खराब काम किया, उसकी प्रॉपर रैंकिंग देना। जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज है उनमें ऐसे ही होता है, मंथ एंड में उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, मतलब कितना उन्होंने अच्छा काम किया, कितना उन्होंने खराब काम किया, ये उनको बताया जाता है। अगर खराब काम किया तो इम्प्रूव करवाया जाता है, और अगर अच्छा काम किया तो उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, हॉलीडेज ऑफर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। अब ये हो गया, परफॉर्मेंस भी हो गई। अब इसके बाद अगर उन्होंने अच्छा काम किया, देन प्रमोशन और करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटी एसोसिएट विद प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय। तो बेसिकली अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, कुछ कंपनियां एनुअल करती हैं, कुछ कंपनियां मंथली करती है परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर अच्छा काम किया है तो प्रमोशन कर देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, और अगर बेकार काम किया है तो भाई थोड़ा उनको बोलेंगे कि अच्छा काम करो। और लास्ट है कंपनसेशन। तो जैसे उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से कंपनसेशन तो पहले ही डिसाइड हो जाता है, उनको सैलरी दे देंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। एक बार फटाफट से बता रहा हूँ। सबसे पहले एस्टिमेटिंग वर्क पावर रिक्वायरमेंट, जितने लोगों की जरूरत है उस हिसाब से रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट मतलब बहुत सारे लोग आ गए, उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन होने के बाद उनको उनकी प्लेसमेंट कराना, और साथ साथ उनको ओरिएंटेशन यानी इंट्रोडक्शन कराना। ओरिएंटेशन पे अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो देना उनको। देन अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, और लास्ट में प्रमोशन, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रमोट कर दो, और साथ में उनको कंपनसेशन यानी सैलरी देना। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। अब एक बार हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी देख लेते हैं, देन उसके बाद फिर बाकी के स्टेप्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये रहा जी हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, ये रहा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या क्या होता है, इंटरव्यूज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। हमारे पास बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए एप्लीकेशंस आई। हमने क्या किया था, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाली थी, इससे बहुत सारे रिज्यूमे हमारे पास आए। अब हम उनमें से सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए क्या उनके रिज्यूम में वो है, बार बार रिज्यूम्स चेक करेंगे। आजकल तो कंप्यूटराइज होता है, पहले मैनुअली होता था।
लेकिन आजकल कुछ कंपनियां ऑफलाइन रिज्यूम भी एक्सेप्ट करती हैं, तो रिज्यूम देखेंगे, उस रिज्यूम में जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए उसके हिसाब से है या नहीं। अगर है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोला जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स को। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब उनको कॉल कर देंगे जो हमने जिनको सिलेक्ट किया, कि आ जाइए आपका टेस्ट है, आ जाओ, टुन टुन आ जाओ, टेस्ट दो। तो नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन टेस्ट। अब इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये रहा, अलग अलग तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है। कैसे टेस्ट होते हैं, सबसे पहला है इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट में बेसिकली क्या चेक किया जाता है, इंटेलिजेंसी कोटेड यानी आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, पर्सन की लर्निंग एबिलिटी चेक की जाती है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये चेक करते हैं क्या पर्सन कैपेबल है, पर्सन के अंदर पोटेंशियल है न्यू स्किल्स सीखने की, क्या नया सीख सकता है। अगला है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर पर्सन की हम पर्सनैलिटी को चेक करते हैं कि क्या इमोशन है इसके अंदर या नहीं है, कैसे वो रिएक्ट करता है सिचुएशंस पे, अगर बर्डन पड़ जाए तो वो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पर्सनैलिटी चेक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि उसके अंदर उसको कितना आता है, उसकी क्या स्किल है, एक्चुअल स्किल पोजेस्ड बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में और ट्रेड टेस्ट में, तो ध्यान देना। ट्रेड टेस्ट मतलब मुझे कितना आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या मैं नया कुछ सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। क्या आता है दैट इज ट्रेड टेस्ट, और क्या नया सीख सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है कुछ नया सीखने की, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। और आखिरी में इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट नाम से क्लियर है, जैसा नाम वैसा काम। मतलब क्या मेरे अंदर इंटरेस्ट है पर्टिकुलर जॉब के लिए या नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट को ये मेजर करता है कि क्या मैं इंटरेस्टेड भी हूँ काम करने के लिए या नहीं, कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए इंटरेस्टेड हूँ या नहीं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देख लो। तो इंटेलिजेंसी टेस्ट आईक्यू चेक करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, देखो कुछ टेस्ट के नाम है जो नाम से ही क्लियर है, इंटेलिजेंसी टेस्ट आईक्यू। पर्सनैलिटी टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट टेस्ट करता है। इंटरेस्ट टेस्ट इंटरेस्ट को चेक करता है कि आपका इंटरेस्ट आपके अंदर इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। और दो में कंफ्यूजन होती है, एप्टीट्यूड और ट्रेड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी न्यू एबिलिटी, पोटेंशियल टू लर्न न्यू थिंग्स को चेक करता है, और ट्रेड टेस्ट चेक करता है आपके अंदर एक्चुअल कितनी नॉलेज, कितना स्किल पोजेस करता है। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं। पहला सिलेक्शन प्रोसेस पर वापस आ गए हम। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्ट करें हमने कुछ रिज्यूम्स को, उनका टेस्ट लिया। अब टेस्ट के बाद जो लोग टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको हम बुलाएंगे, आ जाओ जी आपका इंटरव्यू है। तो अब आप देखो, पहले हमने काफियों को तो स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट कर दिया, 100 रिज्यूम आए थे हमारे पास, काफियों को तो सिलेक्ट स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दिया, 30-40 को हमने बुलाया टेस्ट के लिए, उस 30-40 में से भी 15-20 बचे। ठीक है, तो अब आप बताओ 15-20 लोगों का हमें क्या लेना है, इंटरव्यू लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो अब इसमें होगा क्या, कुछ नहीं, फॉर्मल कन्वर्सेशन होगी। ठीक है, एप्लीकेंट्स की और जो इंटरव्यूअर है उनके बीच में। तो कन्वर्सेशन हो गई। अब मान लीजिए इंटरव्यू में 15 में से 5 लोगों की जरूरत थी हमें, तो 5 लोग हमने सिलेक्ट, 5 से ज्यादा किए जाते हैं, 6-7 किए जाते हैं। और उनको बोला नहीं जाता कि यू आर सिलेक्टेड, उनको बोला जाता है इंटरव्यू के बाद, ठीक है जी हम आपको बताएंगे। तो अब उन लोगों में से 15 में से जिनका इंटरव्यू हुआ, अब उनका क्या किया जाएगा, इंटरव्यू होने के बाद उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, रेफरेंस चेक किया जाएगा। रेफरेंस का मतलब आपको किसने भेजा, किसने बताया, क्या आपका कोई ऑलरेडी फ्रेंड वगैरह यहाँ जॉब करता है या नहीं। बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके एम्प्लॉय से, टीचर से, या आपके एरिया में आके किया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए आपकी, तो आपके एरिया में एक हेड कांस्टेबल को भेजा जाता है, वो आपके एरिया से आपका इंस्पेक्शन करता है। पुलिस रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, आपने कोई क्रिमिनल कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं थे आप। तो इसको करने के बाद फिर लिया जाता है सिलेक्शन डिसीजन, कि भाई सब कुछ ओके है, पर्सन सब टेस्ट में पास हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या हम इसको सिलेक्ट करें या ना करें। अब सिलेक्शन डिसीजन के बाद आपको कॉल आता है कि यू आर सिलेक्टेड, आ जाओ। अब आप आ जाइए, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों होगा, आपका एक बेसिक सा फिजिकल टेस्ट होता है कि भाई कई कभी कोई पर्सन को कोई दिक्कत तो नहीं है, मान लीजिए कोई मेजर डिसीज निकल गई, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। जैसे ही आप कंपनी में ज्वाइन करोगे तो कंपनी आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करवाती है, सारे मेडिकल खर्चे कंपनी उठाती है, इसलिए वो एक मेडिकल चेकअप करा लेती है कि पर्सन को पहले से कोई मेजर दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा, आपके पास फिर जॉब ऑफर आ जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि आ जाइए इस टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए। और जब आप जाएंगे फर्स्ट टाइम आप जाएंगे, तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया जाएगा कि आप कितने टाइम पीरियड तक छोड़ नहीं सकते, आपको सारा बता दिया जाएगा कि आपका पैकेज कितना है, आपको कितने आवर्स काम करना है,
आने का टाइम क्या है, जाने का टाइम, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, और साथ में आपका प्रॉपर CTC, कॉस्ट टू कंपनी, ये आपको बता देंगे, पैकेज बता देंगे, साइन करवा देंगे कि आप 2 साल से पहले, 1 से 5 साल से पहले छोड़ नहीं सकते, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद आप जॉब स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो अब आप देखो सिलेक्शन, सबसे पहले हमने ये स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ी थी। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर ही एक पार्ट ये हमारा जो सिलेक्शन का है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का है, तो ये नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस था। अब हम आगे बात कर रहे हैं, फटाफट से ध्यान से देखो, आगे बात करते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ही पार्ट था ना रिक्रूटमेंट, तो अब आप देखिए, एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट दो सोर्सेज से होती है। एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। हम्म। ये रहा देखिए, अब हमें एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है यानी इन्फ्लुएंस करना है, तो कहाँ से करें? दो तरीके हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। सबसे पहले हम इंटरनल सोर्स की बात करते हैं। मतलब 5 एम्प्लॉयज चाहिए, कहाँ से आएंगे? या तो कहीं बाहर से लेके आओ या फिर इंटरनली लाओ। अब इंटरनली कैसे लाएंगे? या तो ट्रांसफर के थ्रू लाते हैं या प्रमोशन के थ्रू लाते हैं। ठीक है, एक जॉब से शिफ्ट कर दिया दूसरे में। ट्रांसफर का मतलब क्या है? शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन जॉब टू अनदर जॉब। और या फिर प्रमोशन कर दो, तो जूनियर लेवल को प्रमोट करके सीनियर बना दो। ठीक है, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हायर स्टेटस एंड हायर पे। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, इंटरनल सोर्स है। अब इंटरनल के अलावा अगर मान लीजिए हमें इंटरनल एम्प्लॉय नहीं चाहिए, बाहर से एम्प्लॉय चाहिए, तो अब उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। तो अब बाहर से, यहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। तो ये बाहर से कहाँ कहाँ से ला सकते हैं? बाहर से कहाँ कहाँ से ला सकते हैं एम्प्लॉयज को? तो सबसे पहला है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब कैजुअली हमारे पास जो भी रिज्यूम्स आए थे, जो भी लिस्ट हमारे हमने बना रखी थी कि पहले कोई रिज्यूम आए थे, उनको कैजुअली कॉल करके बोल दिया जी आ जाओ, वैकेंसी है, आप जॉब कर सकते हैं, तो कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स टू इज प्रिपेयर टू फिल द वैकेंसी एज देयर आइज। तो हम ऑलरेडी लिस्ट बना के रखते हैं, रिज्यूम्स लेके रखते हैं कि किन किन लोगों को हमें जॉब पे रखना है, उनको कॉल करते हैं जी आ जाओ जी, वैकेंसी है, आ जाओ ज्वाइन कर लो। ठीक है, या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनको हम देसी भाषा में ठेकेदार बोलते हैं। ठेकेदार को हम बोलते हैं आ जाओ जी, हमें 10 लेबर्स की जरूरत है, फटाफट भेज दो, तो ठेकेदार एक कॉल पे लेबर भेज देता है। ठीक है, तो क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स विद लेबर्स एंड प्रोवाइड अनस्किल्ड वर्कर्स फॉर अ शॉर्ट नोटिस। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमें अनस्किल्ड वर्कर जल्दी एक सिंगल कॉल पे भेज देता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? फैक्ट्री के गेट पे एक पेपर पेस्ट कर देते हैं या नोटिस बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं कि हमें इतने लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। प्लेस अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन अ नोटिस बोर्ड अबाउट जॉब, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब सीकर्स असेंबल, द सिलेक्शन इज डन ऑन ऑन द स्पॉट। तो एकदम से हम गेट पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम फैक्ट्री गेट भी बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्शन एट फैक्ट्री गेट भी बोलते हैं। तो एकदम जो भी लोग आएंगे उनका फॉरेन इंटरव्यू लिए या जो भी थोड़ा बहुत पूछा और उनको सिलेक्ट कर दिया ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में हम एम्प्लॉयज़ की जो हमारी वैकेंसी है उनके लिए एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। जब आप लोग कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट होगा। मतलब कॉलेज के कैंपस में अलग अलग कंपनियां आती हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और इंटरव्यू के बेसिस पे वो सेलेक्ट करती हैं और अच्छा अच्छा पैकेज देती हैं, तो इसको बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज भी हैं आजकल जो जॉब प्रोवाइड करती हैं। मतलब वो लोगों का पहले से ही इंटरव्यू लेके रखती हैं, और जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से प्लेसमेंट एजेंसीज कंपनियों को एम्प्लॉयज प्रोवाइड करती है। ठीक है, कंपनी वो ऑलरेडी बट एक फीस चार्ज करती हैं, वो कमीशन चार्ज करती हैं और उनको एम्प्लॉयज दे देती हैं। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज हैं। ये बायोडाटा कैंडिडेट का ऑलरेडी लेके रखती हैं, और जब ज़रूरत है उतने एम्प्लॉयज प्रोवाइड कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय। मान लीजिए मेरी जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे कोई पोस्ट खाली थी, मैंने अपने फ्रेंड को बोल रिकमेंड कर दिया कि मेरा फ्रेंड है, वो जॉब करना चाहता है, तो उसके रिकमेंडेशन पे भी जॉब मिल जाएगी, अगर वो स्किल्ड है, जो रिक्वायर्ड स्किल है, जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए उस हिसाब से अगर वो क्वालिफाइड है तो उसको जॉब मिल जाएगी मेरी जगह, जो पोस्ट खाली है मेरी कंपनी में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट की भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंज चलती हैं जहाँ पे सेम वही ये प्लेसमेंट एजेंसीज वाला ही है, गवर्नमेंट की भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जो लोगों को
जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स को देती है जॉब। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग यानी वेबसाइट्स पे Naukri.com, इनके थ्रू भी हम रिक्रूट कर लेते हैं। तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। कैजुअल कॉलर्स, कॉल करके बुला लो, लेबर चौक पे जाओ, लेबर को बैठा लो, या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फैक्ट्री गेट पे पेस्ट कर दो जी हमें इतने लोगों की जरूरत है। आप लोगों ने देखा होगा शॉप्स वगैरह पे लगा होता है, पेस्ट किया होता है पेज की, लेबर की जरूरत है। ठीक है, इस हिसाब से एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में या जर्नल में, कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस प्लेसमेंट करना, कॉलेजेस वगैरह में जाके, आईआईटीज में जाके, प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू, या फिर रिकमेंडेशन पे भी कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या फिर वेबसाइट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हर एक पॉइंट के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। अब ये जरा ध्यान से देख लो। सबसे पहले हम इंटरनल सोर्स के फायदे या नुकसान देखते हैं। इंटरनल सोर्स यानी हमने इंटरनली ट्रांसफर या प्रमोशन के थ्रू जॉब भर दी। तो इनके कुछ फायदे या नुकसान है। पहला फायदा, इंप्लॉयज जो है वो मोटिवेट रहते हैं। भाई अगर इंप्लॉय का प्रमोशन करोगे या अच्छी जगह ट्रांसफर कर दोगे तो वो तो मोटिवेटेड रहेगा। और ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें हमें कोई ज़्यादा इतने सारे स्टेप्स लगाने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल है और लेस कॉस्टली है, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए भी इंटरव्यूअर बुलाने पड़ते हैं, वो पैसे लेते हैं पर डे के। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, क्योंकि एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसको काम आता है, तो हमें इंडक्शन ट्रेनिंग यानी ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब ओरिएंटेशन, फेमिलैरिटी, तो इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ पहले से ही था तो हम ट्रांसफर या प्रमोशन के थ्रू उनको एडजस्ट कर देते हैं। जहाँ पे शॉर्टेज होती है, जिस डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है वहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, ये बहुत चीप होता है। मैंने आपको बताया, इंटरव्यू लेना बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, इंटरव्यूअर हायर करने पड़ते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं, इतने लंबा प्रोसेस होता है, लोग आते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महंगा होता है। बट अगर हम इंटरनली कर दें ट्रांसफर या प्रमोशन के थ्रू तो ये बहुत चीप सोर्स है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इट इज इकोनॉमिकल। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप प्रमोशन करके या ट्रांसफर करके वैकेंसीज फिल कर दोगे तो इसका कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला तो ये, इनकम्प्लीट सोर्स। ये 100% कंप्लीट सोर्स नहीं है, इससे सारी वैकेंसीज फिल नहीं हो सकती। कुछ वैकेंसीज हमें बाहर से फिल करनी पड़ती है, क्योंकि इम्प्लॉय नए आते हैं तो कुछ रिटायर भी तो होते हैं। एम्प्लॉयज परमानेंट तो रहते नहीं। अब कुछ एम्प्लॉयज तो रिटायर हो गए, तो अब नए तो हमें लेने ही पड़ेंगे ना, तभी तो सारी पोस्ट फिल रहेगी। तो ये सारी वैकेंसीज में काम नहीं करता, तो इनकम्प्लीट सोर्स है। और स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज हैम्पर्ड। ऑलरेडी लगे लगे जो लगे हुए हैं, जिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं को अगर हम प्रमोट करते जाएंगे तो लेजी होते जाएंगे, कंपटीशन स्पिरिट खत्म हो जाएगी उसमें। ठीक है, और लास्ट है, इट रिड्यूस स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट। अब नए लोग तो आएंगे नहीं। अब नए लोग नहीं आएंगे, पुराने लोग ही काम कर रहे हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी को जानते हैं, पुरानी नॉलेज है उनके पास, तो फ्रेश टैलेंट रिड्यूस हो जाएगा इससे। और देयर इज अ लिमिटेड चॉइस। और अगर हम इंटरनली प्रमोट या ट्रांसफर करते हैं तो एक वैकेंसी है मान लीजिए, उसमें हमें इंटरनली लाना है, तो मेरे पास लिमिटेड चॉइस है कि ऑलरेडी मेरे पास जो 20-25 लोग काम करते हैं उन्हीं में से मुझे किसी का प्रमोशन करना पड़ेगा। बट अगर मैं बाहर एडवर्टीजमेंट देता हूँ तो लाखों लोग हो सकता है उसके लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आ जाए और अच्छा टैलेंट मुझे मिल जाए एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग स्टाफ। ठीक है, तो ये इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। अब ऐसे ही एक्सटर्नल के भी कुछ फायदे कुछ नुकसान है। देखो, सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स के फायदे की बात करेंगे, मेरिट्स की बात करेंगे। कुछ फायदे, कुछ नुकसान। देखिए, सबसे पहला फायदा ये है, मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेनिंग पीपल। तो हमें न्यूली क्वालिफाइड और ट्रेन्ड पीपल डायरेक्टली जॉब्स के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और हमारी वाइडर चॉइस है, जैसे मैंने आपको बताया, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, फ्रेश टैलेंट आता है और उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स भी होती है। नए लोग आते हैं, यंग हैं, वो कंपटीशन के साथ प्रॉपर अच्छे तरीके से काम को करते हैं। ठीक है, तो जो उसकी लिमिटेशन है वो इसकी एडवांटेज होगी, मेरिट्स हो गई। अब नेक्स्ट है, इस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में भी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले, अगर आप बाहर से नए नए लोगों को भरते जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग है उन लोगों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगी कि भाई हो सकता है हमारा प्रमोशन रोक दें, नए लोग आ रहे हैं, हो सकता है हमें निकाल दें, तो वो थोड़ा डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था ये लेंथी प्रोसेस, हमने पढ़ा भी, सिलेक्शन प्रोसेस कितनी लंबी होती है। ठीक है, कितने तरीके के टेस्ट होते हैं, कितने इंटरव्यू लेना पड़ता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, तो बहुत लंबी प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। तो अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहले आपने ये स्टाफिंग की प्रोसेस
सिलेक्शन की प्रोसेस, इसको अच्छे से लर्न करना है, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, उसके मेरिट डिमेरिट। ठीक है, अब एक टॉपिक और बच गया जो मैंने आपको बताया था, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। नुकसान तो नहीं होता, फायदा ही होता है। तो अब देखो ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस ध्यान रखना। ट्रेनिंग में पर्टिकुलर स्किल सिखाई जाती है, बट डेवलपमेंट ओवरऑल होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। देखो सबसे पहले तो ट्रेनिंग देने से क्या बेनिफिट होगा। भाई एम्प्लॉय जो है वो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अवॉइड हो जाएंगी हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हायर होगा क्योंकि इंप्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इससे इंप्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा आउटपुट वो बना पाएगा, इससे प्रॉफिट हाई होगा। ठीक है, और इट रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। अब एम्प्लॉय को काम आता है, उसको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, वो तो जॉब छोड़ेगा ही नहीं। अगर मुझे कहीं किसी जगह नए नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज मिल रही है, टैली, टैक्सेशन, इन सब की नॉलेज मिल रही है, तो मैं उस जगह को क्यों छोड़ूंगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, वो जॉब नहीं छोड़ता। एम्प्लॉयज टर्नओवर क्या होता है, बिल्कुल मिनिमम होता है। और साथ साथ इससे ऑर्गेनाइजेशन को अपना फ्यूचर मैनेजर मिलता है। मतलब पर्सन सीखता जाएगा तो वो औरों को सिखाने की भी तो कैपेबल हो जाएगा, औरों को मैनेज करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन का। अब लेकिन इम्प्लॉयज के बेनिफिट की बात करते हैं। एम्प्लॉय का भी कुछ फायदा है इसमें। सबसे पहला फायदा प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। एम्प्लॉय नई नई स्किल सीखेगा, नई नई नॉलेज लेगा, तो उसका आगे प्रमोशन भी होगा और उसका करियर अपॉर्चुनिटी और अच्छी मिलेंगी। ठीक है, और हेल्प एम्प्लॉय टू अर्न मोर ड्यू टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अच्छा काम करेगा, अच्छी नॉलेज लेगा, तो सैलरी भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस एक्सीडेंट्स। अब अगर आपको काम अच्छे से आ गया तो आप एफिशिएंट वे में चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, मशीन्स को हैंडल कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे और कंपनी का खर्चा भी बचता है। एक्सीडेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। अच्छा, इट इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है और साथ में उसका मोरल भी मोटिवेट रहे हो रहा है वो। ठीक है, तो कंपनी को क्या फायदा है, वेस्टेज रुकेगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और इम्प्लॉयज़ कम छोड़ेंगे, और साथ साथ हमें फ्यूचर में आगे मैनेजर्स मिलेंगे। ठीक है, इम्प्लॉयज़ का क्या फ़ायदा है, इम्प्लॉय का प्रमोशन होगा, वो न्यू स्किल सीखेगा तो उसको प्रमोशन होगा, अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, एक्सीडेंट्स रुकेंगे, चोट नहीं लगेगी, उसको अच्छे से हैंडल कर पाएगा चीज़ें, और लास्ट एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल और मोटिवेशन बढ़ेगा। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कि इम्प्लॉयज के सिलेक्शन के बाद उनका फिफ्थ पॉइंट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। ये रहा देखो, स्टाफिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था। स्टाफिंग प्रोसेस में ये पढ़ा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद जब जॉब प्लेस कर देते हैं तो उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट होती है। तो अब ट्रेनिंग कितने तरीके की होती है ये हमें पढ़ना है, ये क्लास टॉपिक है, इसको देख लो, यहाँ से शॉर्ट नोट बनता है। तो ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, एक होती है ऑन द जॉब, एक होती है ऑफ द जॉब। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है काम करते करते सिखाना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है काम से दूर कहीं और ले जाना और वहां पे जाके स्पेशल ट्रेनिंग देना। जैसे अब कॉमर्स वालों की बात करूँ, कॉमर्स वाले जो जब जॉब करते हैं तो इनकम टैक्स, जीएसटी, टैली, बजी, सैप, ये सब काम करते करते सीखते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है आप कहीं किसी को हायर कर लो और उसके थ्रू सीख लो। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अब जरा ध्यान से देखना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब करते करते सीखना। तो इसके अंदर कौन कौन सी ट्रेनिंग आती है, दो तरीके की ट्रेनिंग आती है। लर्निंग वाइल डूइंग, ध्यान रखना। तो लर्निंग वाइल डूइंग, इट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर अब कौन कौन सी ट्रेनिंग आती है, ध्यान से देखना। सबसे पहला है अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो तरीके की है, अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। देखो अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, एक सीनियर मास्टर के अंडर हमें रख दिया जाता है और मास्टर को बोला जाता है कि भाई इसको काम सिखाओ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मोटर मैकेनिक हैं या नॉर्मल मैकेनिक्स हैं, उनके अंडर ना छोटे छोटे लड़के 15 15 18 18 साल के लगे होते हैं और वो काम सीख रहे होते हैं। वो मास्टर है, वो अपने लड़कों को काम सिखा रहा है। ठीक है, फ्री में भी सिखाता है या थोड़े बहुत पैसे दे देता है उनको। तो ये अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग होता है, ऑन द जॉब, काम करते करते सीखना। अब इसमें होता क्या है, ट्रेनिंग इज केप्ट, trainee is kept under guidance of a master worker for a specific period of time to acquire higher level of skill। तो हम ट्रेनी को एक मास्टर के अंडर रख देते हैं जिसमें वो धीरे धीरे काम करता रहता है और सीखता रहता है।
ये कहाँ सुटेबल है? ये सुटेबल है जहाँ बेसिक काम होता है, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्क, वेल्डिंग होती है ना, मोटर मैकेनिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। अब ये ध्यान देना, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप इंटर्नशिप करोगे, और इंटर्नशिप करनी भी चाहिए, इससे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। इंटर्नशिप में क्या है, मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया, उसके लिए उन्हें कुछ एम्प्लॉयज चाहिए। अब वो एम्प्लॉयज ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट छोटा सा है, 1 महीने का प्रोजेक्ट है। तो वो क्या करेंगे, एक नॉर्मल सी एडवर्टीजमेंट डाल देंगे कि हमें इंटर्न्स की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो काम सीखना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं, 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए। अब कॉलेज स्टूडेंट्स, उनका होता क्या है, अगर ऑफ चल रहा होता है उनका, तो वो उन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और वो एक एक महीना, 15 दिन, 20 दिन काम सीखते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है? A joint program of training between educational institute and business firm. Besides regular study, the trainee works in office to acquire practical knowledge and skills. कुछ कॉलेजेस में तो कंपलसरी होती है इंटर्नशिप करना। कॉलेज करते करते, स्टडी करते करते प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, ऐसा एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है। जो सीए करते हैं उसमें भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे इंडस्ट्री में जाके काम करना होता है, काम सीखना होता है। तो ये होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटाइनशिप, इंटर्नशिप, काम करते करते सीखना। अब नाउ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसके अंदर है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, आपको जॉब से अलग, अवे फ्रॉम दी जॉब, आपको काम सिखाया जाएगा। ठीक है, लर्न बिफोर डूइंग, इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं लर्न बिफोर डूइंग। डूइंग, बट ऑन द जॉब को हम बोलते हैं लर्न वाइल डूइंग, करते करते सीखो। और ऑफ द जॉब लर्न बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखो। अब मैं पहले आपको समझा देता हूँ, देन रीड करा देता हूँ। ये ट्रेनिंग कहाँ पे यूज होती है? ये ट्रेनिंग यूज होती है रिस्की प्लेसेस पे। मतलब जैसे मान लीजिए आप पायलट हो एयरप्लेन के, तो आपको फ्लाइंग सिखानी है, प्लेन उड़ाना सिखाना है। ठीक है, बट कैसे सिखाएं? डायरेक्ट प्लेन में बिठा देंगे तो आप प्लेन क्रैश कर दोगे। तो एक सिमुलेटर होता है, उसमें पहले प्लेन के सारी फंक्शनिंग वगैरह सब सिखाई जाती है, उसके बाद एक्चुअल प्लेन में बिठाया जाता है। तो इसको बोलते हैं वेस्टिबुल ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें होगा क्या, ध्यान देना। ट्रेनिंग इज गिवन विद द हेल्प ऑफ सिमिलर इक्विपमेंट एंड मशीन अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस से अलग सेम मशीन दी जाती हैं, सेम सिमुलेटर टाइप होता है वो, मतलब एक्चुअल मशीन का डमी वर्जन होता है। इस तरीके से फंक्शनिंग वगैरह सब कुछ सेम होती है, जहाँ पे एम्प्लॉयज को पहले वो मशीन की वर्किंग सिखाई जाती है, प्रॉपर यूजेज सिखाया जाता है, देन उसको ओरिजिनल वर्क प्लेस पे लाया जाता है। इट इज यूज्ड वेयर एम्प्लॉय हैव टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मशीन हैंडल करनी होती है, वहां पे ये मेथड यूज किया जाता है। जनरली ये मेथड यूज होता है इसमें इंडियन एयरफोर्स यूज करती है ये, या पायलट्स जो फ्लाइंग कंपनीज हैं ये यूज करती है नए नए प्लेन्स पे एम्प्लॉयज को सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने 3 चैप्टर कवर करे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अलग नेक्स्ट 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एटलीस्ट 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं आज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।